तो जैसा कि आपको पीपीटी स्लाइड मेरी दिख रही होगी, तो वंस अगेन मेरा नाम विवेक धवन है और आपका सीआराम आईएएस में स्वागत है, आप कह सकते हैं। और आपकी ये फोर्थ फुल एंड फाइनल क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग 2 घंटे एकदम धैर्य रख के आगे बढ़ते रहिए, जो कि हमारा विजन और सीआराम आईएएस दोनों का विजन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिगरस तैयारी करवाई जा सके एंड आपको रेडी किया जा सके एग्जाम ओरिएंटेड। तो जो कल हमने पढ़ा था वो हमने मुगल्स तक डन कर लिया था। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था, अगर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड लिंकेजेस बताऊं यहाँ पे, फिर फ्यूडेटरी जो हमने देखा था कि जिनको लैंड ग्रांट्स मिल जाते थे, उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास लैंड्स काफी ज्यादा होने लगी जिनको ग्रांट्स पे दे दिया जाता था। दूसरा, जब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर आए थे, वो एक्चुअली क्या थे, वो वीक थे। तो इससे क्या हुआ कि जो एक जैसे अभी अगर पॉलिटी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आपने देखा होगा ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगर इन एनी केस आपका अगर सेंटर वीक पड़ जाएगा तो स्टेट्स की ताकत राइज हो जाएगी, वो ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएंगे या ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब सेंटर उस समय जो मुगल जो दिल्ली से जो रूल करते थे, जब उनकी पावर में कमी आई, जो वीक रूलर आए, तो जो उस समय की जो एक प्रकार से प्रोविंस थी वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। जैसे इधर बंगाल था, महाराष्ट्र वाला रीजन था, तो इस तरीके से चीजें ज्यादा अपलिफ्ट कर गई। अब हम उस हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअली यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मराठा से एक क्वेश्चन दो बनते हैं एक्चुअली। एक होता है जो एंग्लो मराठा वार में कौन कौन सी ट्रीटी हुई जो ब्रिटिशर्स ने लड़ा, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये पूछते हैं कि जो मराठास थे उनकी जो 6 कन्फेडरेसी थी, ठीक है, जैसे भोसले थे, बड़ौदा के लोग थे, या ग्वालियर के सिंधियास थे, तो इनको आपको कैपिटल में लगाना होता है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ मराठास। तो अगर देखा जाए तो उसका जो उदय किया वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया, जिनका जन्म 1674 में हुआ। आफ्टर सॉरी, इनको कोरोनेशन मतलब इनको राजगद्दी सौंपी गई 1674 में रायगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रायगढ़ फोर्ट पहली बात कहाँ पे है, एंड दूसरा यहाँ पे किसका तिलकोत्सव किया गया था, ठीक है। तो इसमें से ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान किसके थे, तो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, ठीक है। 8 मिनिस्टर जो उनको रिप्लाई करते थे, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे सेंटर में भी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उस समय शिवाजी को एडवाइस करने के लिए उनका एक अष्ट प्रधान थे, जिसमें से 8 मिनिस्टर्स के इधर नाम लिखे हुए हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका विदेश मंत्रालय था, ठीक है, जिसको सुमंत उस समय कहते थे, जैसे फॉरेन अफेयर्स। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पेशवा कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर, आमत्य फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव, मंत्री, सेनापति, न्यायाधीश एंड पंडित राव। तो ये आपको स्लाइड इस तरीके से सारे नाम याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है मराठा का, कि उनके पास एक अलग टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम था। जैसे हमने मुगल्स में पढ़ा था, उनका एक रेवेन्यू सिस्टम था, मनसबदारी टाइप का था, ठीक है। वो भी कुछ जो दसाला सिस्टम लेके आए थे अकबर। अब आते हैं हम रेवेन्यू सिस्टम जो मराठास का था। और फिर आगे अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का जो था परमानेंट सेटलमेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली, है ना, रैयत वाली सेटलमेंट्स। तो उसको हम अभी इन ब्रीफ रिवाइज करेंगे। अब लैंड रेवेन्यू देखा जाए तो मेन टैक्स लैंड रेवेन्यू होता था। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चौथ टाइप का टैक्स किसके रेफरेंस में था, तो मराठास के रेफरेंस में था। एंड ये 25% टैक्स कलेक्शन था नेबरिंग स्टेट से। सरदेश मुखी 10% चार्ज किया जाता था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एक स्लाइड जो आपकी है, इंपॉर्टेंट सक्सेसर किसके कौन थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो संभाजी थे ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए गए थे, मतलब इनको हैंग आउट कर दिया था औरंगजेब ने। फिर ये उनके बाद आए हुए लीडर्स हैं, तो आपसे कभी कभी नाम लगाने को पूछ लेते हैं, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये हाउस, कैपिटल एंड उनके फाउंडर्स। फाउंडर्स को अभी एक सेकंड के लिए हम इधर हटा देते हैं, पर हाउसेज एंड कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधियास के पास था ग्वालियर,
होलकर कहाँ के थे? इंदौर के थे। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। भोसले कहाँ के थे? नागपुर के थे। पेशवास कहाँ के थे? पुणे के थे। फिर एक्चुअली क्या हुआ, ये जो आपका बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो जो आखिरी शासक थे बालाजी बाजीराव, जिनको हम नाना साहिब भी बोलते हैं, ठीक है, इनके उस समय कमांडर थे सदाशिव राय भाऊ, ठीक है, इनको हरा देते हैं एक्चुअली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। कौन? आपको यह नाम याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये डेट भी मेंशन है और ये क्वेश्चन जैसे आपको आ जाता है कि तीनों बैटल जो हुए आपके पानीपत में, उनको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल किसने लड़ा था? बाबर ने। सेकेंड बैटल किसने लड़ा था? अकबर ने। एंड थर्ड बैटल यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली लड़के, जो आपके मराठास थे, इनको बहुत ज्यादा वीकेंड कर दिया था, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक प्रकार से आपका मराठास का काम खत्म हो जाता है, अब आ जाते हैं आपके यूरोपियंस, जो आपकी यूरोपियन पावर आती हैं। इसमें एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, जो उनके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाइसराय होते थे या उनके कमांडर्स होते थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम याद रखेंगे। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए, ठीक है। ये कब आए? 1498 में आए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा आए, और ये कहाँ? कैलिकट में आए, ठीक है। वेलकम किसके द्वारा किया गया? जैमरिन या जोमेरिन के द्वारा, जो कैलिकट के थे, केरला साइड की तरफ। और इनके फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और यहीं से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो आपके लॉन्च किए थे, ये अल्मेडा ने किया था, और इनके ग्रेटेस्ट जो गवर्नर थे वो थे अल्फोंसो डी अल्बकरक्यू। कैप्चर कर लिया इन्होंने गोवा 1510 ईस्वी में, एंड देन उसी को इन्होंने क्या बना लिया? अपनी कैपिटल। इस तरीके से जो पुर्तगीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको करा दिया है। मैंने काफी बल्कि बल्कि भी स्लाइड्स बना रखी हैं कि आपको ज्यादा पेजेस ना टर्न करना पड़े, एक ही पेज पे आपको सफिशियंट कंटेंट मिल जाए, ताकि लेस द पेजेस आप रिग्रेसिव रिवीजन बार बार कर सकते हैं। दूसरी ताकत जो आई वो डच आए। डच 1602 में आए एक्चुअली, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में की, और इनका मेजर इंटरेस्ट क्या था? ट्रेड। वैसे भी जो भी ब्रिटिशर्स पहले आए थे उनका मेजर इंटरेस्ट किसमें था? ट्रेड में था। फिर उन्होंने देखा कि जो इंडिया के राजा हैं, जो रियासतें उस समय हुआ करती थी, वो आपस में लड़ाई करती रहती थी, तो उनको लगा कि एक मौका अच्छा है अगर हम इन पे रूल कर ले, इनको हरा के। तो दैट द सेम डिड, एंड देन ये चीज हकीकत में बदल गई और इंडिया एक प्रकार से ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया। डिफीटेड बाय द इंग्लिश। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने हरा दिया डच को बैटल ऑफ बेदारा में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके का आएगा आपको बैटल ऑफ वेंडिवाश, जो कि आपका फ्रेंच के साथ लड़ा गया था। तो प्लीज इस तरीके की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने स्लाइड में दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। अब ये क्या है, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाते हैं, कॉमर्शियल सुपरमेशी इनकी खत्म हो जाती है जब ये बैटल ऑफ बेदारा में हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से। थर्ड आते हैं पर मोस्ट पावरफुल होते हैं ये इंग्लिश। इनका था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में आई। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश किया? फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्टैब्लिश की। अब एक देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। कैप्टन विलियम हॉकिन विजिटेड एम्परर जहांगीर, एक ये पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन सेम आपका यहां से बनता है कि सर थॉमस राव किसके टाइम पे आए थे? 1615 पे आए थे। तो कल ही मैंने आपको कराया था कि ये आप एक चीज याद रखना है कि ये अकबर के टाइम पे नहीं थे। अगर इस बार भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो हायर चांसेस हैं कि शायद वो अकबर ही दे, क्योंकि आपको कंफ्यूज करते हैं वो। पर ये भी किसके समय पे आए थे? जहांगीर के समय। मैंने कल स्लाइड में आपको कराया था। अब हम मूव करते हैं डच पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1616 में आई। इनका मेन सेटलमेंट था वो तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल की तरफ था। एंड इन्होंने फिर क्या कर दिया, अपनी जो भी उनकी ओनरशिप थी, पोजीशन थी जो उनके पास, वो ब्रिटिशर्स को दे के 1845 में निकल लिए इंडिया से। अब आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आखिरी में आई 1664 में। तो आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है। अगर आप वहां पे ऑप्शन में फेल्योर पे आते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो पुर्तगीज थे वो पहले थे, फ्रेंच आपके लास्ट थे। इन्होंने अपने कुछ ट्रेडिंग सेंटर बनाए, पौंडेचेरी, चंद्रनागौर, माहे, कराईकल एंड यनम।
इनके गवर्नर जो थे, जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, या आप कहते हो डुप्लेक्स। ये लॉस्ट इन्फ्लुएंस आफ्टर द कार्नेटिक वॉर। तो अभी हम चार कार्नेटिक, जो भी तीन कार्नेटिक वार के बारे में भी हम ट्रिटीज देखेंगे कैसे क्या हुई। तो ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैंने इस पार्ट में आपको समझा दिया कि कब कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया में आई। अब होता क्या है कि सब तो चले गए, पर जो दो पावरफुल थे वो कौन कौन थे एक्चुअली? वो एक थे आपके ब्रिटिशर्स और दूसरे थे आपके फ्रेंच। पर अंतर क्या था कि जो फ्रेंच थे वो कहाँ से रूल होते थे? वो उस समय अपने नेशन से रूल होते थे। हाउएवर जो ब्रिटिशर्स थे ये कंपनी फॉर्म में आए थे, तो इनके पास फ्री विल था पॉलिसी को बनाना, चीजों को देखना। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो होता है, ये डेट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यही आपसे मैच मिलान को आएगा, ठीक है। अब ये इनका दरअसल जो इनकी लड़ाई थी ना, वो इंडिया से नहीं थी, इनकी लड़ाई यूरोप में ही चल रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन ट्रीटी दी हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वार में आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुई थी, जिसमें क्या हुआ, मद्रास रिटर्न कर दिया गया ब्रिटिशर्स को, नो क्लियर विनर कोई नहीं आया। सेकेंड कार्नेटिक वार जो होता है, ये डेट आप याद रखिएगा, डिस्प्यूट ओवर हैदराबाद एंड कर्नाटिक रीजन में हुआ। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट लीडर था, लोगों को लगता है फ्रांस को कि जो वहां पे चीजें सही से कमांड नहीं हो रही होती हैं इंडिया में, तो डुप्लिक्स को दोबारा बुला लिया जाता है, फ्रांस में वापस कर लिया जाता है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंक्रीज, जब क्योंकि डुप्लिक्स इनका सबसे पावरफुल लीडर था। थर्ड कार्नेटिक वार आपकी ये डेट याद रखिएगा 63 में होता है। यहां से सेवन, जो ये 7 ईयर थे, ये एक्सटेंशन ऑफ द 7 ईयर वॉर टू इंडिया। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश बिकम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडिया, फ्रेंच रिटेन ओनली ट्रेडिंग पोस्ट विदाउट फोर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको ये इसमें जो दो तीन चीजें याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है, कार्नेटिक वॉर्स, इनके टाइम पीरियड एंड इनकी जो ट्रीटीज दी हुई हैं। अब क्या हुआ एक्चुअली, अब यहां से सारी ताकतें अब कहानी के माध्यम से समझते हैं कि पहले यूरोपियंस आए, अमंग देम यूरोपियन के खुद में वार हुआ, ठीक है। लड़ते झगड़ते एक यूरोपियन पावर सबसे ताकतवर बनी, जो थी आपकी ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश थी। अब उन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने किसको हथियाया? बंगाल को हथियाया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ यहाँ पे, ये डेट याद रखिएगा 1757, जहां पे ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये बंगाल के रूलर थे। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज करते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। एक्चुअली अगर कंप्लीटली रूलिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैटल ऑफ बक्सर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी तो एक वे था, सिर्फ किससे रिलेटेड था? आपका बंगाल से रिलेटेड था। पर बैटल ऑफ बक्सर में देखिए उन्होंने डिफीट कर दिया मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड। ये एक्चुअली मुगल एम्परर थे। यहाँ पे सेंट्रल ताकत भी क्या थी? इन्वॉल्व थी। अब क्या हुआ कि जब ये वार हारती हैं, कौन? ये तीनों ताकतें, ये अवध के भी थे और ये बंगाल के थे एंड ये सेंट्रल थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किससे की जाती है? सुजाउद्दौला से। रेवेन्यू राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट का रूल शुरू होता है, ठीक है। ये आप एक फैक्ट लिख लीजिएगा, ये लगभग 6-7 साल चलता है और इसको रॉबर्ट क्लाइव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने शुरुआत की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। अब आपका आता है इन्होंने क्या किया, ये अगर देखा जाए ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो मैसूर, तो जब बंगाल को ये जीत लेते हैं, अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या था? मैसूर था। जहां पे 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ने रेजिस्ट किया था इनकी ताकतों को। टीपू सुल्तान डाई हो जाते हैं इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और उसके बाद मैसूर भी किसके हिस्से में चला जाता है? यूरोपियन के हिस्से में चला जाता है। ब्रिटिश सुपरमेसी स्टैब्लिश हो जाती है साउथ इंडिया में भी। अब देखिए बंगाल को भी जीत लिया एंड इन्होंने मैसूर को भी जीत लिया। अब आते हैं मराठास अगेन।
तो यहाँ पे तीन एंग्लो मराठा वार होते हैं 1775 से लेके 1818 तक, जहाँ पे डिफीट कर देते हैं मराठा कन्फेडरेसी को। पेशवा बाजीराव सेकंड वाज imprisoned ऑफ इसके बाद, एंड देन व्हाट हैपेंड, ब्रिटिश बिकेम द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। अब सिर्फ एक ही ताकत बचती है, एंड दे आर ओनली ब्रिटिशर्स। इसके बाद इनका थोड़ा बहुत चलता रहता है। पंजाब में भी दो एंग्लो सिख वार होते हैं, अभी आगे चल के हम इनकी ट्रीटीज करेंगे। और पंजाब को भी एनेक्स कर लिया जाता है। महाराजा दलीप सिंह वॉज द लास्ट सिख रूलर। ठीक है, अब चारों तरफ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, जब ये छोटे छोटे जो उस समय इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए थे, उनको सबको हरा के ब्रिटिश अपनी सुपरमेसी इंपोज कर देती है इंडिया में, और एक सेंट्रल पावर उभर के आती है। अभी हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एनेक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर याद रखनी है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये याद रखना है कि जैसे सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी है, और ये एनेक्सेशन ऑफ अवध है, इनके गवर्नर जनरल कौन थे, टाइम ड्यूरेशन क्या था, और ये किनके टाइम पे आई थी पॉलिसी। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, और यहीं से मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल से बनते हैं। तो जैसे सब्सिडरी अलायंस 1798, ये किसकी थी, लॉर्ड वेलेस्ली की थी। ठीक है, इसी तरीके से भी हम डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में पढ़ेंगे, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब इसके बाद क्या होता है, रिवॉल्ट हो जाता है। ठीक है, जब ताकतें, अब एक्चुअली देख लीजिए सारी स्टेट्स को भी क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया, सेंट्रल पावर भी बन गई। अब वो तरह तरह से क्या करना चाहती है, सुपरमेसी इंपोज करना चाहती है, जिसको लेके क्या हुआ, रिवॉल्ट हो गया 1857 में। एंड जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ, तो जो अभी तक कंपनी यहां रूल कर रही थी, कंपनी की पावर खत्म कर दी जाती है, और किसकी पावर को इनहेंस कर दिया जाता है। अब सीधा इंडिया में जो रूल होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, या कह सकते हो किसके अधीन में होगा, वहां की जो राजा या महारानी थी। तो एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बार बार चीजें मैं कह रहा हूं, पहले ब्रिटिशर्स आए, उनमें से तीन चार पावर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। फिर उन्होंने, अब जब उसमें से एक सुपरमेसी किसकी स्ट्रांग हो जाती है, ब्रिटिशर्स की, अब वो धीरे धीरे इंटरफेरेंस किसमें शुरू करना कर देते हैं, रीजनल स्टेट्स में, और रीजनल स्टेट्स को भी जीत लेते हैं। अब उनका ही सिर्फ सुप्रीम रोल आता है। तो सबसे ज्यादा बैटल जो डिसीजिव था, वो था बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मैंने एंग्लो मराठा वॉर लिख रखे हैं। तो एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 में पहला लड़ा गया, जिसके अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से लेके 1805 में ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी, एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, पर इसकी ये ट्रीटी डेफिनेटली पूछी जाती है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन आप कह सकते हो, बेसाइन आप कह सकते हो, किस एंग्लो मराठा वार से की गई थी। तो दैट वाज फ्रॉम द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड आता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका कब होता है, 1817 से लेके 1818 तक। इसके बाद यहाँ पे कोई भी नो सिंगल पीस ट्रीटी होती है, और सीधा इसके बाद से जो मराठा रूलर थे उनकी ताकत कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब इसी तरीके के आपको चार क्या पढ़ना है, जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 2 ही साल चला, और उस समय हैदर अली ने उसे लीड किया था। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये सारे बहुत फेवरेट एरिया हैं बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने के लिए। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ, वो हुआ 1780 से लेके 1784 में, हैदर अली टिल 1782। उसके बाद हैदर अली का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, इसी में मार दिए जाते हैं। देन ट्रीटी ऑफ, फिर इस वॉर को किसके साथ खत्म किया गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 90 से 92 तक चलता है। टीपू सुल्तान सिंगली
इसको हैंडल करते हैं और बहुत हद तक क्षति पहुंचाते हैं। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इसमें साइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फोर्थ में क्या होता है, एक्चुअली टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। देन इसी तरीके से इनका मैसूर भी किसके कंप्लीटली हिस्से में चला जाता है, ब्रिटिशर्स के हिस्से में चला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि एक अगर क्रोनोलॉजी या एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं, तो ब्रिटिशर्स आए, अमंग देम ब्रिटिश यूरोपियन आए, उसमें से ब्रिटिशर जो थे वो सबसे स्ट्रांग पावर उभरे। फिर उन्होंने रीजनल स्टेट्स को जीता। रीजनल स्टेट्स के बाद उन्होंने ट्रीटी करके सब कुछ करके जीत लिया। अब क्या था, वो अपनी पॉलिसी इंपोज करना शुरू कर दिया। तो जब अपनी पॉलिसी उन्होंने इंपोज करना शुरू किया, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट हम देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए या तो क्वेश्चन आपका रीजन, असर्शन और रीजन में आएगा, बस अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो असर्शन और रीजन में बनता है। और दो यहाँ आपके फैक्ट लिखे हुए हैं। तो दादा भाई नौरोजी, देखिए यहाँ पे क्या था कि एक फैक्ट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट समझ में आता है इंडियन इकोनॉमिस्ट को कि जो ये ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं एक्चुअली, इससे जो इंडिया की बहुत ज्यादा वेल्थ है वो एक्सपोर्ट होके जा रही है कहाँ पे, यूरोप में जा रही है। तो इससे दूसरा देश अमीर होता जा रहा है और जो इंडिया है वो गरीब दर बाई दर गरीब होता जा रहा है। तो उन्होंने एक थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने निकाली कि ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत सुप्रीम मानते हैं, पर वो रूल कैसा कर रहे हैं, अन ब्रिटिश, जिससे इंडिया क्या हो रही है, गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दिया। और आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कराया, इंडिया बुक लिखा, ठीक है। एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जिससे क्या हुआ, जो हमारे लोग थे वो तो पहले कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, वो जिनसे उनको खाना पानी मिल सके, ठीक है। बट इन्होंने किस पे फोर्स किया ग्रो करने के लिए, कैश क्रॉप्स। जैसे आप अभी आगे चल के इंडिगो रिवोल्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तंबाकू, इंडिगो, जिससे क्या हो सके, इन क्रॉप्स को बाहर सेल आउट करके अच्छा पैसा कमाया जा सके। पर इनमें ग्रो करने से एक दिक्कत थी कि इंडिया के वो जो इंडियन फार्मर्स नहीं ग्रो कर पा रहे थे, जिससे उनकी लाइवहुड आप कह सकते हैं, लिवलीहुड उनका सपोर्ट हो सके, ठीक है। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब क्या किया, ये कैसे इकोनॉमिक ड्रेन आया, इन्होंने क्या किया, कुछ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लॉन्च किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके तीनों, प्लीज प्लीज आप लोग याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बंगाल में जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड ऑनर एंड पेड फिक्स्ड रेवेन्यू। तो ये फिक्स रेवेन्यू पे करते थे, किसको, ब्रिटिशर्स को, जमींदार होते थे उस समय, ठीक है। और ये सिस्टम ज्यादातर अपनी तरफ, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जैसे यहाँ लिखा है ना बंगाल, इस तरफ जहां पे प्लेन्स थे। दूसरा आता है रैयतवाड़ी, ये इंट्रोड्यूस किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयट्स, यहाँ पे डायरेक्टली, रॉयट्स मतलब फार्मर होता है, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में किया गया था। और आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या साउथ इंडिया में किया गया था या नॉर्थ इंडिया में किया गया, तो ये चीज को आप याद रखिएगा प्लीज। एंड महलवारी सिस्टम के आपको ये दो नाम याद रखना है, होल्ट मैकेंजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज, एक प्रकार से महल, और ये थोड़ा पंजाब साइड में किया गया था। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। इससे क्या होता था, दीज सिस्टम इम्पोज हाई लैंड रेवेन्यू, क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाई लैंड रेवेन्यू इम्पोज करते थे, जो लीड करते थे क्या, पीजेंट्स को काफी ज्यादा उसमें इन डेप्ट मतलब कर्ज में डाल देते थे, ठीक है। तो ये तीन आपको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आपसे पूछा जा सकता है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो इन तीनों के आपको नाम याद रखना है और कहां कहां पे ये लागू किया गया। अब एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या हुआ, आप दोबारा कहानी सुनिए कि अब अगर आपने लैंड पे अपनी मर्जी चलाई, किसानों को आपने परेशान किया है, तो कौन से मूवमेंट्स होंगे,
ऑब्वियसली किसानों के, और छोटे किसान को हम क्या बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, पीजेंट्स बोलते हैं। जो बड़े थे उनको हम जमींदार बोलते थे। वो क्यों करेंगे, वो तो अंग्रेजों के थोड़ा बहुत करीबी होते थे। तो अक्सर जो क्रांति लाई जाती है वो किसके द्वारा लाई जाती है, मासेस के द्वारा लाई जाती है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर मूवमेंट्स आप देखेंगे वो जो गरीब किसान थे उन्होंने किया। ये स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इजी रिवीजन के लिए, तो प्लीज कीप फोकसिंग ऑन दिस। हम एक वन बाय वन जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो पीजन मूवमेंट में सबसे पहले सन्यासी फकीर मूवमेंट हुआ। ये कब हुआ, 1763 से लेके 1800 बंगाल में हुआ। और मंजू शाह इसके लीडर थे। रामोसी रिवोल्ट, ये 1822 से लेके 29 तक, और रामोसी महाराष्ट्र में हुआ। और चित्तूर सिंह थे, ठीक है, या चित्तार सिंह आप कह सकते हैं। पाइका रिबिलियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैच मिलान में आता है 1817 में, और उड़ीसा में हुआ। बख्शी जगबंधु, ठीक है, उन्होंने किया। एंड इंडिगो रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको ईयर भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं संथाल रिबिलियन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको फोकस कर दिया इंडिगो रिबिलियन, रिवोल्ट आपका 1859 से 60 बंगाल में। एंड ये दोनों पर्सनालिटी भी आपको याद रखना है, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। अब आता है आपका पबना एग्रेरियन मूवमेंट। ये होता है आपका 1873 से 76 तक। कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। ईशान चंद्र राय, इससे ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेक्कन रॉयट्स, इसमें कोई सिंगल लीडर नहीं था, पर आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा था, तो ये किस ईयर में हुआ था। तो ये 1875 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार में ही हुआ था। 1817 में हुआ था बिहार में, महात्मा गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी, एक्चुअली गांधी जी आए थे 1916 में। कहा, लखनऊ का सेशन हुआ था कांग्रेस का, भी हम ये सब कुछ करेंगे। तो वहां पे रिक्वेस्ट किया था राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कि आप चलिए, कहा, बिहार, वहां पे देखिए जो लोग नील की खेती कर रहे हैं, जो इंडिगो, उनकी क्या कंडीशन है एक प्रकार से, ठीक है। अब आता है आपका ये खेड़ा मूवमेंट। 1918 में गुजरात, महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। यूपी किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बीपीएससी। ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में, होता है गौरी शंकर मिश्रा एंड नारायण या इंद्र नारायण त्रिवेदी जी के द्वारा। मोपल्ला रिविलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 में होता है, मालाबार में होता है। अली मुसलियार, ये नाम याद रखिएगा। एंड वीरन कुनत कुंज मोहम्मद हाजी, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन शॉर्ट डिटेल स्टोरी बताता हूँ। जो मोपल्ला रेबिलियन था, एक्चुअली ये हुआ क्या, जब गांधी जी ने जो टुगेदर मूवमेंट था, हिंदू मुस्लिम एकता वाला, जो लॉन्च किया था, तो पर्पस से उसमें लॉन्च हुआ था। बट क्या हुआ उस समय, ये थोड़ा सा रिलीजियस हो गया था, ठीक है। वहां पे रिलीजियस टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि जो केरला वाला रीजन था, वहां पे जो अ, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान करते थे, ठीक है। तो इसलिए रिवॉल्ट में बदल गया था। बरदौली सत्याग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल जी ने ये लॉन्च किया था। और यहीं पे एक फैक्ट मैं बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल मिला था किसका, सरदार का, ठीक है। उससे पहले इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, फिर सरदार जोड़ दिया जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 लखनऊ। और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजी रंगा एंड स्वामी सहज आनंद सरस्वती, ठीक है। तो मैं बहुत सारा एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग एक बार जरूर इस स्लाइड्स को और इन पीडीएफ को रिवाइज कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। अब हम कुछ देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स। अभी हमने कौन से मूवमेंट देखे, क्योंकि ये सब किसका रिपरकर्सन है, ये किस लिए हुए, क्योंकि जो अंग्रेजों ने इंडिया पे क्या लॉन्च किया, अपनी पॉलिसीज जो लॉन्च की, चाहे वो लैंड सेटलमेंट हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, वो सारी जो इंडिया के लोग थे उनके अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। तो पहले हमने कौन सा मूवमेंट पढ़ा, ट्राइबल मूवमेंट। अब सॉरी, पहले हमने पीजन मूवमेंट पढ़ा। अब किसको समस्या थी, ट्राइबल्स को थी। तो जैसे एक होता है आपका चुआर रिवोल्ट होता है, यहाँ पे डेट दी है, और ये बंगाल में होता है। दुर्जन सिंह इसके थे। भील रिवोल्ट होता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, एक ये कोल,
अपराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा नागपुर, आज ये छोटा नागपुर झारखंड में है, कभी ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बुद्धू भगत इसको लॉन्च किए थे। कोंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में था। संथाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, संथाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855 से 56 में, ठीक है। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने किया था राजमहल हिल्स, जो कि अभी करंटली झारखंड में है। नाइदा छोड़ सकते हैं, कोया भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुंडा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको एक दूसरे नाम से भी दिया जाता है, उलगुलन, या तो आपका आएगा मुंडा रिविलियन या फिर आएगा उलगुलन, ठीक है। और ये आपका बहुत लेट होता है, लगभग 1900 के आसपास होता है, छोटा नागपुर में होता है, और ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा लीड किया जाता है, और आज के समय में करंटली इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है। बस्तर रिविलियन होता है ताना भगत, जो झारखंड और बिहार और यूपी के आसपास के जो चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट्स हो, चाहे वो पीजन मूवमेंट्स हो, या चाहे अभी आगे चल के सोशल रिफॉर्म्स आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक रंपा रिविलियन कर लेते हैं 1922 से लेके 24 तक, आंध्र प्रदेश एंड अलूरू सीताराम राजू जी के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीजें याद हो रही होंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लब कर दी हैं, बस आपको क्या करना है, जितनी बार हो सके आप मेरा लेक्चर बार बार सुनिए इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, और आप बार बार इन पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कुछ मोमेंट्स लिखे हुए हैं, ईयर लिखा हुआ है, फाउंडर हैं, और ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखिए, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन रॉय सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डिटेल्स दी हुई हैं प्लीज आप वैसे वैसे को याद कर लीजिएगा। आत्मीय सभा ये भी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर में ही वो विश्वास करने को बोलते हैं, और जो भी समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ ये मूवमेंट लॉन्च किया था राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1828 में। यंग बंगाल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैनरी लुइस विवियन डेरोजिए। रैशनलिज्म, आपके अंदर तार्किक क्षमता होनी चाहिए, किसी जैसे आप वाद विवाद करते हो ना, आप ये नहीं कि आप पूर्वाग्रहों से भरे हुए हो, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जो यू पैशन रेशनलिज्म पूछता है ना, आपसे पूछता है ना कि आप अपने व्यू लिखिए मेंस में, तो वो आपकी क्या रेशनलिज्म को, कि आपके अंदर कितनी तार्किक क्षमता है, एंड फ्री थिंकिंग। प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 में आत्माराम पंडुरंग सोशल रिफॉर्म एंड विडो रीमैरिजेस के लिए था ये। आर्य समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1875, एक डेट भी याद रखनी चाहिए। स्वामी विवेका, सॉरी माफ करना, स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो बोली वो क्या, बैक टू वेदास, यानी वेदों की तरफ वापस जाइए। हमने अभी जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वेद क्या थे, वो सेक्रोसेंट थे, ठीक है, उनमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी जो पहले अर्ली वैदिक टाइम था। और इन्होंने मूर्ति आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। ये चीजें आपको प्लीज याद होनी चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बाहर बनी थी, एक्चुअली क्या था ये, बाहर बनी थी, पर इसका इंडिया में भी हेडक्वार्टर था अडेयर में। अब आपको ये देखना है कि ये तमिलनाडु में है या कहाँ पे है, ठीक है।
1875 में बनी थी, हेलिना प्रोटोनोवा ब्लत्स्काई एंड हेनरी स्टील ऑलकुट। ठीक है, इसके साथ एक और भी लेडी ज्वाइन की गई थी, ज्वाइन किया था या इसको सपोर्ट किया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रामकृष्ण मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो शिकागो में अपनी स्पीच देने गए थे, वो कौन से ईयर में गए थे? ठीक है, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 3-4 साल बाद आके अपना ये मिशन, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण था। ठीक है, फिर ये अलीगढ़ मूवमेंट एक्चुअली 1875 में था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था। मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसकी भी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। देवबंद 1866 में था, मोहम्मद कासिम नौनोतवी एंड राशिद अहमद गोंगई ने किया था। ठीक है, इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन को, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमंग दिस, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले जी ने किया था। इसमें लोअर कास्ट और वुमेन की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कुछ जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए या सोशल रिफॉर्म्स हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए मैंने आपको सारी चीजें जो आपको अपने एंड पे पढ़ने के लिए कम से कम मतलब पूरे 2-2 दिन लगते चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चीजें अब आपके जस्ट एक स्लाइड में है चीजें। ठीक है, तो आप प्लीज बार बार इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा, यही मेरा एज अ फैकल्टी एंड शियाराम आईएएस एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दोनों का उद्देश्य यही है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही कराए जाएं और आप सभी लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये क्या थी? बाल गंगाधर तिलक एंड जीजी अगरकर, विष्णु शास्त्री चुपलांकर, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी लॉन्च की गई। एंड ये सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीसीएस सब ने क्वेश्चन पूछा है। गोपाल गोखले के द्वारा टू ट्रेन इंडियन फॉर नेशनल एंड सोशल सर्विसेज। एक्चुअली आपने देखा होगा 1905 पास कहीं ना कहीं इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट की भावना उठ चुकी थी लोगों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रेन इंडियन फॉर नेशनल एंड सोशल सर्विसेज। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सर्विस लीग 1911 में, नारायण एनएम जोशी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे उद्देश्य तो लगभग सबके सेम थे। सेवा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः सार्वजनिक सभा, तो पुनः सार्वजनिक सभा जो है ये 1870 में महादेव गोपाल, सॉरी महादेव गोविंद रनाडे ने इसके फाउंडर थे, और उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? पब्लिक ओपिनियन एंड प्रमोट रिफॉर्म्स। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव, ये देखिए इवन आफ्टर कांग्रेस ये थी, पर ये धीरे धीरे बाद में कांग्रेस के एज अ विंग एक काम करने लगी थी। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि क्या इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी थी या बाद में बनी थी। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। और ये एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे देखिए, विडो रिमैरिज एजुकेशन एंड अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के लिए बनाई गई थी। विडो रिमैरिज एसोसिएशन एक बना 1861 में, विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने क्या प्रमोट किया? विडो रिमैरिज को।
एक एसएनडीपी मूवमेंट था 1903 में, नारायण गुरु जी के द्वारा, एंड बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा मूवमेंट था जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करता था, और बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1924 में, वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। अब हम कुछ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, और उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे क्या किसने लिखा है। तो राजा राम मोहन राय, जैसा मैंने बताया, उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी, और उनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, रिनाइसेंस जानते हैं क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण काल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पुनर्जागरण काल का मतलब, आपके अंदर जैसे एक समय क्या था, बहुत इनलाइटन था, जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारा एंसिस्टर था, एंशियंट इंडिया था, बहुत ग्रेट था, मिडिवल इंडिया कमजोर था, एंड देन मॉडर्न इंडिया में अब उसका दोबारा ग्लोरी हासिल करना, अपने वो कॉन्फिडेंस, अपना वो विश्वास, अपने अंदर वो डेवलपमेंट लाना जो जिसका हम एंशियंट में जाने जाते थे। तो पुनर्जागरण, जैसे हर किसी का, बहुत लोग जैसे आप लोग हैं कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो अब आप बहुत निराश मत होइए, अपने अंदर गलतियों को समझिए, एंड देन लेटर बाउंस बैक। तो जो दोबारा आप एक हिम्मत से आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल आप कह सकते हो, खुद का भी। ठीक है, इन्होंने अपोज किया सती को, विडो रिमैरिज इन्होंने प्रमोट किया, एंड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने समत कौमुदी एंड मिरातुल अकबर, ये दो मैगजीन आप कह सकते हैं इन्होंने लिखा, एंड देवेंद्र नाथ टैगोर एक सेकेंड है, इन्होंने फाउंड फाउंड क्या किया, तत्वबोधनी सभा। एक्चुअली काफी क्वेश्चंस आपके जर्नल, मैगजीन, बुक से आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना, एज अ स्टोरी फॉर्म में करेंगे तो सारा बहुत ज्यादा रिलेवेंसी इनकी नहीं रहेगी, आप लोग भूल भी जाएंगे। बट इसलिए मैंने क्या किया कि जब अभी हम पीवाईक्यू करेंगे, उनमें इन क्वेश्चन पे जब आपका इम्पैक्ट जाएगा ना आपके जहन पे, तब आप इनको लॉन्ग लास्टिंग याद रखेंगे, और वो आपके एग्जामिनेशन में भी आपको याद रहेंगी चीजें। अब आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, और इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। सो प्लीज आप ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने। एंड देन एक क्वेश्चन आपके लिए है, आदि ब्रह्मो समाज किसने, या वो किसकी विंग थी, उसको कौन लीड कर रहा था, ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883 तक ये रहते हैं। इन्होंने क्या फाउंड किया, आर्य समाज। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा डेट में 1875 में, ऑन बैक टू वेदास, एंड इन्होंने एक और स्टार्ट किया जिसको कहते हैं शुद्धि मूवमेंट, मतलब घर वापसी एक प्रकार से। और इन्होंने क्या लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने आइडियल वर्शिप को स्ट्राइक डाउन कर दिया, एंड कास्ट बाय बर्थ को भी, कि किसी की जाति जन्म से मत निर्धारित कीजिए, मतलब वही जो वेद की अपने फिलॉसफी थी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस प्रीज्ड रिलीजियस हार्मनी, और ये गुरु थे किनके, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद जिन्हें अपने गुरु के नाम पे एक मिशन चलाया, बेलूर मठ है, ठीक है, आप वहां जा सकते हैं देखने, वहां पे ये मठ है आपका, रामकृष्ण मिशन। एंड शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था, और इन्होंने सबसे बड़ा मोटिव क्या बताया था, कि मानवता की सेवा करना क्या है, ईश्वर की सेवा करना। ठीक है, तो ये एक मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है आपको ये चीजें कराना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है जो कि आपके मार्क्स को बहुत मैक्सिमाइज कर सकती हैं। अब आती है एनी बेसेंट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि लेडी का भी आपको नाम बताना है जिसको इन्होंने सपोर्ट किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने सपोर्ट किया था, एनी बेसेंट ने। और जो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विंग थी, वो अड्यार चेन्नई, मतलब तमिलनाडु, और इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। एक्चुअली दो होम रूल मूवमेंट थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। एक होम रूल मूवमेंट
तिलक जी ने स्टार्ट किया था, और एक होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट किया क्या, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में। अब आते हैं सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया, एंड इन्होंने किसकी स्थापना की, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इनका उद्देश्य क्या था कि एक साइंटिफिक एजुकेशन मुस्लिम्स में जाए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि उस समय ये क्या थे, जो दो फ्रैक्चर के तहत ही देखते थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, उनको क्या लगता था कि जो हिंदूज हैं वो लॉयल हैं टू द ब्रिटिशर्स, और जिसकी वजह से उनको जॉब्स मिलती जा रही। हाउएवर जो मुस्लिम वर्ग है वो बहुत पीछे रहा जा रहा है, क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी अपलिफ्टेड नहीं है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मुस्लिमों के अंदर साइंटिफिक एंड मॉडर्न एजुकेशन प्रिवेल करवाने की कोशिश की, ताकि उनको जॉब्स मिल सकें। ये बहुत ही रिनाउंस्ड पर्सनालिटी हैं, ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इन्होंने वर्क किया। इनकी एक बुक का नाम बताइए। एक्चुअली बुक्स वगैरह मैं एक स्लाइड आपको ऐड ऑन, अगर आज इसमें, वैसे तो मैंने ऐड किया पर नहीं भी होगी, तो मैं एक स्लाइड आपको मंडे को कराऊंगा, जिस दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुलामगिरी। ठीक है, तो गुलामगिरी इनकी एक बुक थी। फोर्स फॉर लोअर कास्ट एंड वुमेन अपोज अनटचेबिलिटी एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। एंड सावित्री बाई फूले इनकी वाइफ थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर थी, और उन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला पुणे में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको प्लीज बाय हार्ट याद रखने हैं। दीज आर नॉट जस्ट ओनली द फैक्ट्स, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रिमैरिज को प्रमोट किया, इंस्ट्रूमेंटल इन द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। आपसे इवन ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट किसके कहने पर पास हुआ, और उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो अभी हम सारे गवर्नर जनरल की लिस्टिंग करेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देन नारायण गुरु, इन्होंने सबसे बड़ा स्लोगन दिया क्या, सिर्फ अगर कुछ एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, एंड देन वन इज मोर। पंडिता रमाबाई जी, इन्होंने आर्य समाज फाइंड आउट किया, और इन्होंने भी वर्क किया किसके लिए, विडोज एंड वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया। अब कुछ हम सिर्फ वो मोमेंट्स देखेंगे जो लोअर कास्ट मोमेंट्स थे, क्योंकि लोअर, अगर अभी आपने 3 दिनों में ही पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने देखा था कि जो लेटर वैदिक था वहां पे वुमेन की कंडीशन भी खराब होने लगी थी, और जो एक वर्ना सिस्टम प्रिवेल हो रहा था उसमें भी क्या हो गया था, डिट्योरेशन आ गया था। ठीक है, पहले लोग कर्म से जाने जाते थे, पर अब क्या हो गया था, फिक्स कर दिया गया था बाई बर्थ। तो जो बर्थ वाला कॉन्सेप्ट था उससे बहुत लोगों को समस्या होने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी हालत जो थी वो खराब होने लगी, और वो समाज के हाशिए पे आ गए। ठीक है, तो अब हम इन मूवमेंट्स को देखते हैं। तो जैसे पहला भी मैंने बताया आपको, सत्यशोधक समाज 1873 में पुणे में ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, जो अभी मैं बता रहा था आपको, वन कास्ट वन रिलीजन वाला, 1903 केरला में नारायण गुरु जी के द्वारा। प्लीज याद रखिएगा सारी चीजें। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी 1906 में बॉम्बे में विठल रमाबाई सिंधे ने किया था। एंड जस्टिस पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद जिस दिन मेरी फर्स्ट डे क्लास थी आप ही लोगों में से किसी ने पूछा भी था कि मैं नाम कैसे याद रखूं। तो देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, एंड आपको बाय हार्ट चीजें याद रखनी है। जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन था 1916 में मद्रास में। इसमें 3 मेंबर थे, टीएम नायर थे,
पी त्यागराज शेट्टी थे एंड सीएन मुदालियर थे। ठीक है, तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको याद रखना है, आपके यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस, हर एक स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला ये सवाल है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में ईवी रामास्वामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इन्होंने ही साउथ में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी लॉन्च किया था, और इनको और किस नाम से जाना जाता है? पेरियार। ठीक है, तो ये साउथ में पेरियार के नाम से बहुत फेमस है। अब देखते हैं बहिष्कृति हितकारिणी सभा। अगर हमने पहले भी पढ़ा है 1924 में बॉम्बे, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। एक्चुअली बी आर अम्बेडकर की देखने पे 3-4 मूवमेंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर को एक प्रकार से हितैषी माना गया किसका? लोअर कास्ट मूवमेंट्स, लोअर कास्ट को अगर किसी ने होली एंड सोली अपलिफ्ट करने का, देन ही वाज बी आर अम्बेडकर जी। ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1927 नागपुर, बी आर अम्बेडकर ने किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 बॉम्बे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2-3 चीजें तो आप इनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर वैसे भी बहुत हाईलाइटेड फिगर है मॉडर्न इंडिया के, इक्विवेलेंट टू गांधी जी। तो क्वेश्चन इनसे एक ना एक आता डेफिनेटली है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन देखा जाए तो 1942 नागपुर में बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। अब हम कुछ सेंटर्स देखते हैं। ठीक है, अब हमने सारा अगर हिस्ट्री देखा जाए तो जो भी पहले ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आपस में लड़ाई की। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक सुपरमेसी पावर आई, यूरोपियन पावर में से एक सुपरमेसी पावर आई, कौन? ब्रिटिश। ठीक है, जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे। फिर उन्होंने रीजनल सेंटर जो थे आपके, ठीक है, रीजनल सेंटर पे जैसे रीजनल एरियाज थी, पंजाब था आपका, बंगाल था, मैसूर था, महाराष्ट्र था, उन सबको जीत लिया और एक सेंट्रल एम्पायर स्टैब्लिश किया। सेंट्रल जब एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश किया तो उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज बनाई। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने बनाई, जो कि क्या हुआ, उससे लोगों में बहुत समस्याएं आने लगी। तो तरह तरह के वर्ग ने क्या किया, उनके अगेंस्ट विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। तो सबसे पहले हमने किसका रिवोल्ट पढ़ा था? पीजेंट्स का। तो पीजेंट की अपनी समस्याएं थी तो उन्होंने अपना रिवोल्ट किया। देन हमने रिवोल्ट पढ़े किसके? ट्राइबल्स के पढ़े। ठीक है, फिर हमने उसी समय पे समाज में जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी तो हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े। फिर एक तो कुरीतियों को खत्म किया जा रहा है किसी मूवमेंट से, एक वो पार्ट हो गया। दूसरा हो गया कि वो फेमस पर्सनालिटीज कौन सी थी, तो हमने वो पढ़ा। फिर क्योंकि जो समाज में कुरीतियां थी वो अपर कैटेगरीज में भी थी, लोअर कैटेगरीज में भी थी। तो पहले क्या था, ज्यादातर जो रिफॉर्म्स आ भी रहे थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे वुमेन कंडीशन को लेके, एजुकेशन टाइप के, तो वो बहुत ज्यादा एलीट या अपर क्लास में थे। बट देन लोअर कास्ट मूवमेंट आया, जिनसे जो समाज के हाशिए पे लोग रह रहे थे उनके भी जीवन में बदलाव आया। तो यहां तक पढ़ा। अब हम बैक टू दोबारा जाते हैं ब्रिटिशर्स पे। तो एक जो आपका रिवॉल्ट हुआ 1857, जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ताकत छीन ली जाती है, और इंडिया पे सीधा रूल कहां से आ जाता है? पार्लियामेंट से, या फिर वहां की महारानी से, मोनार्की जो वहां पे थी। ठीक है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आपके सामने लिस्टिंग कर रखी है। ये तो एक प्रकार से, ठीक है, कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो कहां कहां पे हुआ, ठीक है, किस किस डेट में हुआ, एंड कब हुआ, इंडियन लीडर कौन थे उसके, एंड ब्रिटिश जो उनके कमांडर थे किस किसने सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो एक प्रकार से जो सबसे पहला था, पर आपको ऑफिशियल डेट याद रखनी है, वो थी मेरठ वाली 10 मई। ठीक है, पर उससे पहले कहीं ना कहीं बराकपुर जो आपका बंगाल में रीजन है, मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, उनको हैंग आउट कर दिया जाता है। ठीक है, उनको सप्रेस किया जनरल हियरसी ने। पर ऑफिशियली मूवमेंट जो लॉन्च होता है मेरठ में होता है। मेरठ में जो आर्मी सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, और उन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। ठीक है, तो मेरठ में ऑफिशियली 10 मई को क्रांति शुरू हो जाती है। 1857 में रिवोल्ट स्पेशली सिपाही के द्वारा किया जाता है, और इनको जो क्रश कर देते हैं इनके मूवमेंट्स को, उनका नाम था विल्सन।
फिर जो मेरठ में लोग, जो सिपाही थे वो, या जो आर्मी के पर्सन्स थे वो आ जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में भी अब क्या हो जाता है, वॉर शुरू हो जाता है 11 मई को। ठीक है। और यहाँ पे जो आपके बहादुर शाह, ठीक है, जो मुगल एम्परर थे, उनको अपना एज अ सोल लीडर घोषित कर लिया जाता है, और उनके जो कमांडर थे वो कौन थे, बख्त खान। ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट डेफिनेटली आपको याद रखना है, क्योंकि मैचिंग में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। जॉन निकोलसन एंड विल्सन ने यहां के मूवमेंट को क्रश कर दिया था। अब आता है कानपुर में। ठीक है। तो 5 जून तक क्रांति धीरे धीरे कहां पहुंच जाती है, कानपुर में। नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अजमुल्ला खान। ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमको दो नाम तो याद होते हैं, तीसरा नाम नहीं याद होता है। ठीक है। तो अजमुल्ला खान का आपको नाम याद रखना है। हेनरी हैवलॉक एंड कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया था, क्रश कर दिया था मूवमेंट को। प्लीज ये नाम से याद रखना, क्योंकि अक्सर नाम लखनऊ से जरूर पूछा जाता है कि लखनऊ में उनका नाम क्या था जिन्होंने मूवमेंट को क्रश कर दिया था, और कौन, झांसी। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर, जैसे यहाँ के जो नवाब थे वो जब वहां से भाग जाते हैं, तो बेगम हजरत महल भी लड़ाई करती हैं। ठीक है। इसी तरीके से झांसी में, झांसी की रानी भी लड़ाई करती हैं। ठीक है, लक्ष्मीबाई। तो ये दोनों एक प्रकार से वुमेन्स होती हैं जिनको सप्रेस करते हैं कौन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कमांडर्स थे। ठीक है। तो जो लखनऊ का वार था, जो लखनऊ में था, बेगम हजरत महल एंड ब्रजेश कादरी इनका नाम था। ठीक है, या कादिर आप कह सकते हैं। इन दो लोगों ने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट हेनरी लॉरेंस एंड कोलिन कैंपबेल। ठीक है। उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। ठीक है। अब आते हैं झांसी। झांसी में कौन, सर ह्यूज रोज। ये दो नाम आपको प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या तोपे। बरेली में खान बहादुर खान, जिसको कॉलिन कैंपबेल ने क्या कर दिया था, क्रश कर दिया था। फ्रॉम बीपीएससी परस्पेक्टिव, आरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैंने ले लिया यहाँ पे, आरा बिहार में। ठीक है। इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 27 जुलाई 1857 में कुंवर सिंह ने। ठीक है। एंड इनको विंसेंट अय्यर ने क्रश कर दिया था। फैजाबाद, जो कि अब लेटेस्ट आपका क्या हो गया है, अयोध्या, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है। कोलिन कैंपबेल ने इनको भी क्रश कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने 1857 के वॉर की लिस्टिंग कर रखी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड आप एक बार इन चीजों को याद कर लीजिएगा। ठीक है। आई होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं, और कुछ ही स्लाइड्स में आपको एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, जिससे आपकी चीजें आपको याद रहें और वहां पे क्वेश्चन ना गलत हों। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल बिगनिंग डेट दे रखी है किसकी, 10 मई 1857 की। कैपिटल दिल्ली थी। लास्ट मेजर सेंटर टू फॉल, जो आखिरी में सबसे हुआ, वो ग्वालियर हुआ। ग्वालियर को दोबारा हासिल कर लिया। एंड लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, फिर इनको रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार में जो कि है। फिर इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, अब जो यहाँ पे ब्री, उसकी पावर खत्म कर दी जाती है। ठीक है। जो इंडिया की जो भी गतिविधियां थी वो गवर्न होने लगी वहां की मोनार्क के द्वारा, जो वहां की रानी थी। अंडर देम, दैट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको गवर्न करने लगी। ठीक है। एंडेड कंपनी रूल एंड बिगेन क्राउन रूल। अब यहाँ पे एक ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ये बताइए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक थी वो किसने लिखी थी, तो वीडी सावरकर ने लिखी थी। वैसे भी आजकल सावरकर काफी चर्चित चेहरे रहते हैं, ठीक है, न्यूज में भी बने रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में याद रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, जो जो आपको याद रखनी। तो सबसे पहले यही, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, विनायक दामोदर सावरकर। एंड एक ये बुक 1857 सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने लिखी। ठीक है। तो ये तीन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक बार ये चीजें देख लीजिएगा।
अब आपका आ जाता है कि जो इनकी पॉलिसीज चलती हैं, कांग्रेस बननी है, ठीक, क्या बनना है, कांग्रेस। कांग्रेस आपकी कब बनती है, 1885 में। पर उससे पहले भी छोटे छोटे क्या होते थे, जो ग्रुप थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो बने हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, वो याद रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है। 1838 में कलकत्ता में बनी थी, द्वारिका नाथ टैगोर एंड प्रसन्न कुमार टैगोर जी के द्वारा। अब आती है आपकी ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में कलकत्ता में। ठीक है। अब आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार इससे क्वेश्चन देखा है। ठीक है। 1851 में बनी, कलकत्ता में बनी, राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, यही वाला नाम कॉमन है यहाँ पे। बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में आपको याद रखना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1866 लंदन में होता है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। और आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में, पुणे में, एमजी रनाडे एंड जीवी जोशी जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया लीग। ठीक है। इंडियन लीग 1875 कलकत्ता, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। तो ये जो नीचे की चारों मैंने दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन आपको बाई ईयर भी याद होना चाहिए, 1876 कोलकाता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी, मद्रास में बनी। ये देखिए, ये आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू भी है। एम विराघवचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू, ये कौन थे, मद्रास महाजन सभा 1884 के मेंबर थे। देन आपकी आ जाती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बॉम्बे में, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन ताइब जी, ये एक मुस्लिम लीडर थे। सो आई होप सो यू ऑल आर एंजॉइंग। एंड मैं अगेन जैसे बार बार आपको कह रहा हूं कि ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कट शॉर्ट आपको करके चीजें दी गई हैं। तो प्लीज जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप एक बार कोशिश कीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आपका 26 जुलाई को एग्जाम है, आज उसकी डेट भी आउट हो गई है एक्चुअली। ठीक है। ऑफिशियली डेट भी आउट कर दी है, अभी कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। तो बस बस 15 दिन में आपको सेचुरेट नहीं होना है। ठीक है। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है। तो आईएनसी की जो फॉर्मेशन होती है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। प्लेस होता है बॉम्बे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है। जो इसके फाउंडर थे वो थे एलन, या आप कह सकते हो एओ हुमे या होम। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो। टोटल डेलीगेट जो उस समय पार्टिसिपेट किए गए थे वो थे टोटल 72। और जो वाइसराय थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। आपको एक्चुअली क्या था ना, मैं बताता हूँ। जो आईएनसी आपकी बनी, तो उसमें एक रीजन था ये कि हर दिन हर लोग बैठे रहते थे छोटी छोटी अपनी डिमांड्स लेके। तो अंग्रेजों को लगा एक काम करते हैं कि एक क्लब करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, कि अब ये एक एक ना है, अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लोगों की समस्याएं लाके हमें बताए, और हम उनको जिस हिसाब से सोचते रहेंगे क्या करना है। तो पहला जो फेज होता है 1885 से लेके 1905 तक, वो एक मॉडरेट फेज होता है, मतलब नरम दल। ठीक है। हिंदी में उसको नरम दल बोलते हैं। आपको हिंदी मीडियम की स्लाइड्स में एक दिन बाद भेज देता हूं एज इट इज। तो इनके आपको लीडर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये चीज याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रनाडे एंड बदरुद्दीन ताइब जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे। इसी में आपको नाम दे दिया जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। तो ऑप्शन को प्लीज आप इलिमिनेट कर दीजिएगा। और इनका मेथड क्या था, एज प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, 3P। ठीक है। ये कुछ भी करने से पहले ज्ञापन सौंपते थे। जैसे आप कहीं भी अगर आप स्ट्राइक करोगे ना, तो उससे पहले आपसे पुलिस से परमिशन लेनी होती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड से इनके ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ये मेंस का है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब मैं 1885 से लेके 1905 तक जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या हुए थे, जो सेशंस हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। 1885 में बॉम्बे में सेशन हुआ आपका, डब्ल्यू सी बनर्जी, एंड फर्स्ट सेशन था आपका ये 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नरोजी। और यहाँ पे मर्ज, नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी, मर्ज कर दी गई आईएनसी के साथ। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तायब जी, ये फैक्ट आपको बहुत क्लैरिटी से याद होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कोई भी रूल कोई भी फर्स्ट थे मुस्लिम प्रेसिडेंट किसके, आईएनसी के। 1888 में इलाहाबाद में हुआ। और यहाँ पे जॉर्ज यूले ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो आपके तीन फैक्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। देन ये आपका 1889 में बॉम्बे में होता है। देन अगेन आपका 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी, और जहां पे ये क्या पेश करते हैं, अपनी ड्रीम थ्योरी। 1905 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस सेशन था। गोपाल कृष्ण गोखले जो अपोज करते हैं क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एंड लास्ट फुल मॉडरेट सेशन बिफोर एक्सट्रीमिस्ट राइज। इसके बाद क्या हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म का बोलबाला शुरू हो जाता है। अब 1905 से 1917 तक थोड़ा सा क्या होता है कि आपका इनका बोलबाला रहता है किसका, जो गर्म दल के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे पीरियड देखिए 1905 से 1917 तक चलता है। ये तब शुरू होता है जो गर्म दल के लोग थे, वो नरम दल वालों में क्या था, उनका पूरा विश्वास खो जाता है। उनकी जो टैक्टिक थी अंग्रेजों को झुकाने की, जो 3P मैंने जिसके बारे में डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है। देखो आपकी वजह से ही बंगाल का क्या हो गया, विभाजन भी हो गया। तो जो ये लोग थे, ये थोड़ा नेशनलिस्ट, जो एक राष्ट्रवादी सोच होती है उसके प्रति थे। स्वराज की बात करने लगे, स्वदेशी की बात किए, बाइकॉट की बात किए, एंड नेशनल एजुकेशन की बात किए। ठीक है, इनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो लाल बाल पाल थे। मतलब लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है यार। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम से जाना जाता था, लोकमान्य। और इनका एक स्लोगन था क्या, कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। केसरी इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने मराठी में लिखा, एंड मराठा इन्होंने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इन्होंने गणपति फेस्टिवल को पॉपुलराइज किया। ठीक है, जो आजकल चलता है, शिवाजी फेस्टिवल को भी इन्होंने फेस्टिवल को लाके चीजों को थोड़ा क्या किया, एक राष्ट्रवादी सोच देने की कोशिश की। होम रूल लीग जो था वो 1916 में इन्होंने भी शुरू किया था, और इनके साथ ही में एनी बेसेंट जी ने भी शुरू किया था, पर इनका महाराष्ट्र कुछ आसपास के रीजन तक ही था। अब आता है लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, या लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। और इनका देहांत हो जाता है कब, साइमन कमीशन में क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट इनकी, अंग्रेज वहां पे क्या हो जाता है, आ जाते हैं। तो धरना प्रदर्शन जब दे रहे होते हैं तो उसमें लाठी चार्ज कर देते हैं, तो इनका देहांत उन लाठी चार्ज में हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके बिपिन चंद्र पाल, बंगाल के थे। इनको फादर भी कहा जाता है रिवोल्यूशनरी थॉट के। इनके जो थॉट थे बहुत क्रांतिकारी थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे स्वदेशी एंड बायकॉट के, एंड प्रमोट किया इन्होंने नेशनल एजुकेशन को। ठीक है, तो प्लीज ये तीन फिगर आप याद रखिएगा। कुछ आपको मैं दो ऐसे भी फैक्ट बता रहा हूं जो और भी लोग हैं, जैसे अरविंदो घोष थे। ठीक है, एसोसिएटेड विद वंदे मातरम न्यूज़पेपर, लेटर बिकेम अ स्पिरिचुअल फिलोसोफर। इनका एक डिवाइन करके भी बुक है, हम उन बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पौंडेचेरी चले जाते हैं, जिसको आज पौंडेचेरी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे अपना ये क्या बना लेते हैं, आश्रम। सोचो, और ये इवन काफी वेल एक्नॉलेज थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये आईसीएस से भी थे। अश्विनी कुमार दत्त ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एंड अरविंदो घोष ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे आपको देखना है, स्वराज चाहिए, स्वदेशी चाहिए, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स चाहिए, और नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस था इनका। कुछ इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। 1906 में स्वराज को डिक्लेयर कर दिया जाता है कलकत्ता सेशन में एज अ
गोल। अभी मैं आपको कराऊंगा कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे। 1907 में सूरत में क्या हो जाता है, मॉडरेट यानी नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है। और 1908 में एक्चुअली तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको मांडले जेल में डाल दिया जाता है। 1916 में कलकत्ता सेशन होता है, तभी दोबारा जाके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ फिर से आ जाते हैं। तो अब हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देते हैं यहाँ यहाँ पे देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसको अनाउंस किया था उस समय के, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न बंगाल एंड असम एक पार्ट था, एंड वेस्ट बंगाल दूसरा पार्ट था। ईस्ट बंगाल जो आज का आपका बांग्लादेश है एक प्रकार से। ऑफिशियल रीजन अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का उन्होंने हवाला दिया था कि हम बहुत बड़ा स्टेट हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम इसको गवर्न नहीं कर पा रहे। पर एक्चुअल मोटिव क्या था कि इसके दो विभाजन करो ताकि डिवाइड एंड रूल। जो आपका ईस्टर्न बंगाल था वो मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, और जो वेस्टर्न था उसमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो इनके बीच में राजनीति करते हैं। लेड टू द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, एंड पार्टीशन जो था बंगाल का उसको दोबारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है 1911 में, जोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, ये तीन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये कब होती है, 1906 में। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह आगा खान टू एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। और ये ढाका में बनाई गई थी 30 दिसंबर 1906 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुस्लिम पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, क्या, लॉयलिटी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। अब ये जो कलकत्ता सेशन जहां पे स्वराज को क्या कहा गया था, एज अ गोल, उस समय किसने रिसाइड किया था आईएनसी को, दादा भाई नौरोजी। प्लीज ये सारी चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पे चार रेजोल्यूशन लिए गए, स्वदेशी स्वराज, स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। यानी धीरे धीरे जो गरम दल के लोग थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल को मनवा लिया था। बस दोनों के जो इन चीजों को हासिल करने के दोनों लोगों के रास्ते अलग थे। 1907 मैंने बोला जैसे सूरत स्प्लिट हो जाता है, हेल्ड एट सूरत अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राज बिहारी घोष। एक्चुअली जो गरम दल के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक 1907 की लीड करें, क्या, प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी। एक क्वेश्चन आपसे इन जनरल भी मैं पूछता हूं, ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि क्या बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने या नहीं बने। ठीक है, आपको एक फैक्ट पूछा जा सकता है, उसमें ऑप्शन दे देंगे और आपसे आंसर गलत करवा देंगे। यहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है दो में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में। एंड मेन डिस्प्यूट वाज ओवर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेथड ऑफ एजिटेशन। ठीक है, कि कैसे आगे हम अब अपने मिशन को लीड करेंगे। अब आपका आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आते हैं 1909 के आते हैं, ये सबसे बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में एक प्रकार से किया जाए या इंडिया में सबसे बड़ा एक बेस बना हिंदू और मुस्लिम राजनीति का आप कह सकते हो, या उनके बंटवारे का जो, या पाकिस्तान भी बना। ठीक, उसका बेस आपको 1909 के एक्ट में दिखता है। मॉर्ले मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो सेकेंड, ठीक है, एक्सपेंडेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये सारी चीजें आपकी जो एक्ट के अंदर की इन डिटेल चीजें हैं वो आपको पॉलिटी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, जो चीजें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्या यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अलाउड लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस बट रिटेन्ड ब्रिटिश कंट्रोल। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, 1916 में स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक पुणे में, एंड एनी बेसेंट इनका पैन इंडिया था एक प्रकार से। डिमांड किसके लिए थी, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हम खुद का रूल करेंगे अब विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे देखिए अभी पूरी तरीके से हमें आजादी नहीं, क्या कि हम खुद का रूल चलाना चाहते हैं, पर टॉप ऑफ द पोजीशन चाहे ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना बैठे।
revived the national movement before Gandhi's mass movement. देन लखनऊ पैक्ट होता है आपका 1916 में, एग्रीमेंट बिटवीन द आईएनसी एंड द इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं इसमें। जो जो आईएनसी थी, एक प्रकार से ऐसा मानना था सो कॉल्ड कि हिंदूज की पार्टी है एंड मुस्लिम लीग की मुस्लिम्स, तो ये एक साथ अपनी एकता दिखाते हैं। इसके पीछे की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, खलीफा वगैरह, एंड जो आपका टर्की में ब्रिटिशर्स के द्वारा अन्याय किया जा रहा था। ठीक है, मार्क्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये हम कुछ पढ़ेंगे कि इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके कौन कौन मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली। तो ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखिए यहाँ पे अनुशीलन समिति है, 1902 में कलकत्ता में होती है, सतीश चंद्र बसु परमनाथ मित्र जी के द्वारा। ठीक है, युगांतर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1906 में बनती है, कलकत्ता में है। बरिंद्र कुमार घोष, जिनका भी आपने नाम सुना था, श्री अरविंदो घोष के ब्रदर थे ये, एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। अभिनव भारत सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 नासिक, दामोदर यानी सावरकर जी के द्वारा, एंड गणेश सावरकर, वीडी एंड जीटी दोनों लोग थे। मित्र मेला भी वीडी सावरकर के द्वारा था 1909 में। ये सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले एचआरए था 1924 में, और ये कानपुर में बना था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी थे। अब इसी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है 1928 में दिल्ली में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अपनी तरीके से, अपने अपने तरीके से सब लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, उधर एक्सट्रीमिस्ट अलग तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं जो मॉडरेट हैं वो अलग तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही नहीं, इंडिया की आवाज बाहर उठाने के लिए भी बनाए गए। जैसे सबसे पहला आपका है इंडिया हाउस। ठीक है, या इंडियन हाउस ऑफ सोशियोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है, ये आप तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये 1905 में लंदन में बनाया गया, किसके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। फिर आता है आपका पेरिस इंडियन सोसाइटी, जो 1905 में पेरिस में बनाई गई, मैडम बीगा जी कामा एंड आर एस राणा जी के द्वारा। अब आती है आपकी गदर पार्टी। ठीक है, 1913 में बनी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने जब इन डिटेल आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसमें एक गोटा मारू जो अभी न्यूज में भी था इस बार। ठीक है, वो आप शिप के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस बार। बर्लिन कमिटी या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, ठीक है, ये दोनों नाम से पूछा जा सकता है आपसे। 1914 में बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। फ्री इंडिया सेंटर 1914 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 टोक्यो सिंगापुर एंड राज बिहारी बोस, लेटर हेल्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो एक प्रकार से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अगर पहला नाम आपको आएगा तो राज बिहारी बोस का आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इन चीजों को भी याद रखिएगा, जिसमें से आपका गदर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली न्यूज में भी था। अब कुछ अदर जो रिवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी इनको भी देख लेते हैं। ये भी एक स्लाइड में आपको सारी चीजें मिल गई। यहाँ पे देखिए, चपेकार ब्रदर क्या कर दिए, असैसिनेट कर दिए एक पुलिस ऑफिशियल को। ठीक है, और ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, जिसको हम अलीपुर बॉम्ब केस भी बोलते हैं, 1908 में। और इसके की रिवोल्यूशनरी कौन थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की।
और चपेकार ब्रदर, ठीक है, जिसमें से कौन थे, दामोदर, बालकृष्ण चपेकार एंड वासुदेव चपेकार, ठीक है। चपेकर आप बोल सकते हो। असासिनेशन ऑफ करजन विली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1909 में मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा इंडियन कॉन्स्पिरेसी केस या हर्डिंगे बॉम्ब केस, ठीक है, 1912 में राज बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया था। गदर कॉन्स्पिरेसी, गदर पार्टी के द्वारा। काकोरी ट्रेन, अब ये जो रॉबरी ना, इसको आप प्लीज ऐसे ऐसे कर दीजिए, और अभी नाम बदल दिया है सरकार ने, इसको कर दिया है रॉबरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। अब रॉबरी नहीं है, काकोरी ट्रेन लूटा नहीं, वो हमारा एक एक्शन था, क्योंकि जो जीतता है हिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग लिखता है, तो उस समय ब्रिटिशर का रूल था तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखा, पर अभी यूपी सरकार ने उसको चेंज करके एक्शन कर दिया था। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ला खान एंड राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, प्लीज ये चारों नाम आप याद रखिएगा। फाउंडर्स को असासिनेट कर दिया गया भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद। फिर आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्ब असेंबली, जो बॉम्ब कांड हुआ था, बॉम्बिंग 1929 में, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। चिटगोंग आर्मी रेड किसके द्वारा की जाती है, सूर्यसेन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपका, ये ठीक है। तो जिसपे मैंने टिक मार दिया है वो आपको दोबारा पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं गांधीयन एरा को, ठीक है। तो गांधीयन एरा को अगर देखा जाए तो इनका पीरियड जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में रहता है ज्यादातर 1917 से लेकर 1947 तक काफी एग्रेसिव रहता है। लेड बाई किसके द्वारा था, महात्मा गांधी, आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब ये साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 में। तो एक बात आप मुझे बता सकते हैं इनके गुरु कौन थे, याद रखिएगा प्लीज, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु। तो जब ये आते हैं तो इनको एडवाइस दिया जाता है कि आप पहले पूरा भारत भ्रमण कीजिए, ताकि आप भारत है क्या, ठीक है, भारत एक्चुअली कहाँ बसता है, ठीक है, या उसकी क्या आधारभूत समस्याएं हैं, उनको जानने के लिए इनको एडवाइस किया कि आप पूरा भारत भ्रमण कीजिए, ठीक है। तो अब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इनकी टैक्टिक क्या थी, सत्याग्रह, ठीक है, ट्रुथ, अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, स्वदेशी एंड मास पार्टिसिपेशन। फर्स्ट मूवमेंट जो इन्होंने लॉन्च किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। फिर इनके कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं, जैसे चंपारण हो गया, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। नॉन कॉपरेशन, देखिए यहाँ पे मैंने मिनी आपका कह सकते हैं कि ईयर लिख रखा है, प्लीज आप लोग ये ईयर याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम इन डिटेल भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। सीडियम मूवमेंट एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां तक गांधी जी की बहुत ज्यादा सक्रियता रहती है। आप कह सकते हैं कुछ गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव काम भी किए, जैसे उन्होंने प्रमोशन किया खादी का, एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया किसको, नेशन को, ये खादी इंडिया की पहचान है। स्वदेशी, विलेज, ग्राम राज्य की इन्होंने सपना देखा कि गांवों में छोटी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो आपके एक डीपीएसपी भी है पॉलिटी में, याद रखिएगा ये सब चीजें। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोहिबिशन एंड बेसिक एजुकेशन, इन सब के बारे में बात किया। मेजर स्लोगन अंततः गांधी जी ने भी यही दिया, डू और डाई, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। आउटकम क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू मास मूवमेंट, जो अभी कुछ छुट्टे छुट्टे चल रहे थे उन्होंने कंबाइन किया उन सारी फोर्सेस को, और उनका मानना था कि जो क्रांति है इंडिया में वो किसके द्वारा लाई जा सकती है, मासेस के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो अब हम एक 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 करके गांधी जी के मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ गांधी जी से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी बुक से, उनकी मैगजीन से, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे एज एन ऑथर, देखिए गांधी जी ने काम किया हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी जी ने लिखा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी जी।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये क्या है? कंपाइलेशन है फ्रॉम गांधी जी राइटिंग्स बाई आर के प्रभु जी के द्वारा किया गया। यंग इंडिया ये एक आर्टिकल का कलेक्शन था जो भी गांधी जी का ही था। तो प्लीज ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपकी इनके जर्नल्स दिए हुए हैं। यंग इंडिया इंग्लिश में महात्मा गांधी। नवजीवन इन्होंने गुजरात में लिखी, गुजराती मीडियम में, महात्मा गांधी जी के द्वारा। हरिजन इन्होंने इंग्लिश में लिखा। हरिजन सेवक हिंदी में लिखा। हरिजन बंधु गुजराती में लिखा है। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में ये किताब लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं कि क्या गांधी जी इंडियन ओपिनियन जब इंडिया में जेल में थे वहां पे लिखा? नहीं। अब एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो पहले पढ़ा था चंपारण, चंपारण मूवमेंट आपका बिहार में होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। राजकुमार शुक्ला प्लस गांधी जी एंड वहां पे अदर लीडर्स भी थे। रॉलेट एक्ट के बारे में देखते हैं। 1919 में पास इन 1919 बेस्ड ऑन द रॉलेट कमेटी रिकमेंडेशन। और इसमें क्या कहा गया कि किसी को भी डिटेन कर लो विदाउट ट्रायल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सिविल लिबर्टीज। मतलब अब बिना नोटिस दिए ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी लॉन्च द रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट इट। गांधी जी का मानना था कि ये खिलाफ है। जलियांवाला बाग मैसेकेयर नरसंहार हो जाता है। अकर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर पंजाब में। जनरल रिगनाल डायर ऑर्डर्ड कर देता है क्या? फायरिंग करो उन लोगों पे जो निहत्थे थे बेचारे। एंड द मास्कियर शॉक द नेशन एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टेड बाय अली ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। आपसे सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है कि अली ब्रदर्स के नाम बताइए। टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन खलीफा गांधी सपोर्टेड इट एंड इट लिंक्ड इट विद द नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर के द्वारा चलाया जा रहा था उसमें उसको गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया था और उसको लिंक कर दिया गया था। गांधी जी एक और मूवमेंट चला रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और एंडेड आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ खलीफत। एक्चुअली खलीफत तभी वहां पे खत्म ही हो गई टर्की में 1924 में। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 2 साल चलता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। जलियांवाला बाग मैस्केर एंड खिलाफत इशू मेन रीजन था इसमें। पाइप जो लोग थे उन्होंने बायकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स, स्कूल, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट था। पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है 1922। आप डेट भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है। वहां पे कुछ लोग आके पूरे थाने में ही आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती है और गांधी जी इस मूवमेंट को सडनली स्टॉप कर देते हैं। स्वराज मूवमेंट 1923 में हुआ। फाइंड आउट किसके द्वारा किया गया? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? था कि जब अगर इस तरीके से आजादी हमें नहीं मिल पा रही तो एक काम करते हैं हम, लेजिस्लेटिव जो लोग रूल लॉ रेगुलेशन बना रहे थे उसमें एंटर करते हैं, इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वहां पे अपनी बात उठाना शुरू करते हैं। और ऑल्सो नोन एज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो प्लीज याद रखिएगा। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन 1927 में जो अपॉइंट किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें ये 7 लोगों की कमेटी होती है और उसमें कोई भी इंडियन नहीं होता है। तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश आ जाता है। फिर लोग स्ट्राइक करते हैं इसके अगेंस्ट और नारा देते हैं साइमन गो बैक। इसमें लाला लाजपत राय बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेज लाठी चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो जाता है, जिससे और ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट की वेव बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, नाम याद रखिएगा। उनके फादर हैं मोतीलाल नेहरू। वो एक अपना
मेमोरेंडम पेश करते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जैसे जैसे इंडिया गवर्न किया जाएगा उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अक्सर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ये दिया जाता है, डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने अभी भी देखिए कोई पूर्ण स्वराज की बात नहीं चल रही है। सब लोग क्या चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के अंदर रह के ही अपना रूल लाना चाहते हैं, ठीक है। पर अब इसके बाद धीरे धीरे मांग उठेगी पूर्ण स्वराज की, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस एक सबसे बड़ा फीचर था नेहरू रिपोर्ट में। फिर लाहौर सेशन होता है किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, और इसको लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस एडॉप्टेड द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 वाज ऑब्जर्व द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और कहीं ना कहीं इसी से लिंक है, इसीलिए हम अपना 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। उस दिन फ्लैग फहराया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी पे फ्लैग फहराया गया था, आप लोग मुझे बताइएगा। सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर आप दांडी मार्च कह सकते हैं। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जाना था। गांधी जी जाते हैं, सॉल्ट वहां उठाते हैं और इस रूल को तोड़ देते हैं, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना या मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। इनमें आपको सरोजिनी नायडू जी का भी नाम याद रखना है, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं वो। अब एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये एक प्रकार से देखो तीनों तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, ठीक है। और तीनों अलग नहीं थी, एक ही का पार्ट थी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर में लंदन में हेल्ड हुई थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा आउटकम नहीं आया था। आपसे सिर्फ एक और फैक्ट यहाँ याद रखना है कि जो तीनों हुई थी उसमें बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों में प्रेजेंट थे। हाउएवर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेट किया था वो सिर्फ सेकंड में किया था, ना फर्स्ट में किया था और ना ही थर्ड में किया था, ठीक है। तो आपको फंसाने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है। एंड आईएनसी मींस गांधी जी, ठीक है। अब आता है दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट। जब ये पैक्ट हो जाता है फिर गांधी जी एग्री कर लेते हैं कहां जाने के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी है। आपको यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आता है आपका दरअसल क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फिर होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट, एंड देन होता है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आता है एक कम्युनल अवार्ड 1932 में। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये सारी चीजें, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब मीटिंग हेल्ड हो जाती है, फिर क्या करते हैं वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय, पीएम रामसे मैकडोनल्ड, उनको भी फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जा सकता है एक प्रकार से, वो सेपरेट इलेक्टोरेट और सोसाइटीज के लिए बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे डिप्रेस क्लासेस थी, सिख थे, इन सब के लिए बढ़ा देते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया जाता है गांधी जी के द्वारा। अब आता है पुना पैक्ट 1932, जहां पे ये क्या था कि जो ये इसके एवेज में जब सेपरेट इलेक्टोरेट, एक्चुअली जो ये इवन डिप्रेस क्लास को भी जो दे दिया गया था, पहले तो मुस्लिम्स के पास ही था, अभी और कम्युनिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट था डिप्रेस क्लास पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि गांधी जी इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट चले गए। तो यहीं से फिर डिफरेंस आ जाते हैं डिबेट्स में, थॉट्स में, जो आप पढ़ते ही होंगे अक्सर महात्मा गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी के थॉट्स में, ठीक है, कि वो दोनों लोग चीजों को कैसे देखते थे। ऑल्दो दोनों लोग एक टेबल पे आ गए और पुनः पैक्ट साइन हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म कर दिया गया, पर जैसे जो आज रिजर्वेशन है, ठीक है, वहीं से चीजें एक्सटेंड की गई। जैसे आप देखते हैं एमएलए के इलेक्शंस में भी रिजर्वेशन होता है, एंड एमपी के इलेक्शन में भी रिजर्वेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि एमपी की सीट्स में कितना रिजर्वेशन है, एंड क्या जो रिजर्वेशन है वो राज्यसभा में भी है। तो ये चीजें आपको मुझे बतानी है, और याद भी रखिएगा आपने एंड पे भी।
अब आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक चीज मैं आपको इसके एवज में बता देता हूँ, यहाँ पे एक 1919 करके एक्ट था। ठीक है, जहां पे आपकी ये डायरकी जो थी, ठीक है, इसमें दरअसल दो लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट होते थे। एक था आपका, याद रखिएगा, रिजर्व, और दूसरा था आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आज आपके पास कुछ, जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, एंड कुछ स्टेट के पास है, एंड कुछ दोनों के पास है। ठीक है, तो जो ये रिजर्व थी वो तो रिजर्व थी किसके साथ, सेंट्रल पावर के साथ। जो ट्रांसफर थी उनमें स्टेट्स को एक छूट थी कि वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये जो डायरकी थी 1919 का सबसे बड़ा फीचर था कि ये प्रोविंस में शिफ्ट कर दिया गया था। एंड ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, कहीं ना कहीं एक बेसिस भी बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शंस हेल्ड हुए अंडर 1937 में। अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने 7 प्रोविंस में इलेक्शन जीते और कुछ दिन रूल किया, बट 1939 में उन 7 के 7 ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि इंडिया से बिना पूछे ब्रिटिशर्स ने उनका नाम वर्ल्ड वॉर 2 में जोड़ दिया कि इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये दरअसल मुस्लिम लीग का था। ठीक है, ये आईएनसी वगैरह का नहीं था। और यहाँ ये होता है लाहौर सेशन में। ठीक है, एक लाहौर सेशन अपना होता है, आईएनसी का होता है 1929 में। और ये लाहौर सेशन है मुस्लिम लीग का 1940 में, जहां पे क्या डिसाइड करते हैं, सेपरेट स्टेट की मांग होने लगती थी, इंडिपेंडेंट फॉर मुस्लिम्स, और यहीं से लेटर लीडिंग टू दी पाकिस्तान। अब आता है ऑगस्ट ऑफर। अब ये क्या है, अनाउंस्ड बाय लॉर्ड लिलिथिगो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव थी कि उसमें और लोगों को मौका दिया जाएगा, इंडियंस को। ठीक है, पोस्ट वॉर, जो कि रिजेक्ट कर दी जाती हिंदू मुस्लिम्स या फिर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा एक प्रकार से शुरू किया जाता है, बट इसको फर्स्ट जो फॉलो करते हैं वो थे आपके विनोबा भावे जी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्रिस्प मिशन आता है आपका 1942 में, लेड बाय लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया, देखिए अभी भी 1942 तक भी बार बार डोमिनियन स्टेटस की ही बात हो रही है, अभी भी ये फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक मूवमेंट लॉन्च किया जाता है इंडिया में, जो लास्ट बट बहुत फर्म था, क्विट इंडिया मूवमेंट। बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस होता है 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी एक लास्ट स्लोगन देते हैं, डू और डाई। यहाँ पे सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड देन नेशन वाइड अपराइजिंग्स होती हैं। सीआर फॉर्मूला आता है, जहां पे दोबारा टॉक्स होते हैं गांधी और जिन्ना के बीच में, सी राजगोपालचारी इसको हेल्ड करते हैं, सीआर फॉर्मूला। ठीक है, देन एक वोवेल प्लान आता है, प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वोवेल टू रिकॉन्स्टिट्यूट वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिस्कस, और इसको एक शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सारी देखिए जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी सजेशंस वगैरह आ रही हैं, वो सारी फेल होती जा रही, मतलब अंततः कहीं ना कहीं अब जाके हम नेशन डिवाइड होके ही चीजें बचेंगी। कभी कांग्रेस रेडी होती थी तो मुस्लिम लीग उसको डिनाई कर देती थी, कभी मुस्लिम लीग रेडी होती थी तो अपने अकॉर्डिंग ले लेता, तो हम उसे डिनाई कर देते थे। एंड यहीं पे वो ब्रिटिशर्स लगातार इस चीज का फायदा उठाते रहते थे। फिर होता है आईएनए ट्रायल। ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वर ट्राइड एट द रेड फोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें ये 3 नाम जो दिए हैं ये आप याद रखिएगा, सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है कि अन्य आईएनए ट्रायल्स का नाम बताइए। शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। इसी तरीके से एक
रॉयल इंडियन नेवी होती है, एक प्रकार से रिवॉल्ट हो जाता है। अब जो इंडियन थे उनके अंदर काफी तेजी से नेशनलिज्म की भावना आ रही थी। ये बॉम्बे में बिगिन होती है 46 में। लास्ट एक कैबिनेट मिशन आता है और यहीं से चीजें अब धीरे धीरे इंडिया को ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो प्लीज प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किससे मिलती है? कैबिनेट मिशन से मिलती है। एंड थ्री टियर फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है जो एक्सेप्टेड पार्टली बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बट लेटर फेल हो जाती है। पर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहीं ना कहीं यहीं से बनती हुई दिखती है। फिर डायरेक्ट एक्शन डे एक सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा ऑन 16 अगस्त 1947 में। लेड अ वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स बढ़ जाते हैं स्पेशली इन द कोलकाता। इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1947 अंडर जवाहरलाल नेहरू आ जाती है। मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है लेटर इन अक्टूबर 1946। ये फैक्ट्स हैं, थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा। अब जो हमें कैबिनेट मिशन से चीजें मिली हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, तो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है इसकी 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं इट्स परमानेंट प्रेसिडेंट। एटली उस समय के क्या होते थे? प्राइम मिनिस्टर। 1947 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया की आजादी मुमकिन है। ब्रिटिश अनाउंस ऑन 25 1947 दैट पावर वुड बी ट्रांसफर्ड बाय जून 1948 पहले। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया गया था एज अ लास्ट वाइस रॉय। पर चीजें और उससे पहले हो जाती हैं। अब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं इंडिया में 1947 में। वो अनाउंस करते हैं 3 जून को, अनाउंस ऑन 3 जून 1947, एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर द पावर टू टू डोमिनियन स्टेटस। कौन कौन? एक तरफ इंडिया एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो जाता है 1947 का, पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई 1947 में। क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 15 अगस्त 1947। दिस एंडेड ब्रिटिश रूल एंड abolished द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है मित्रों, तो अब आपका जो हिस्ट्री एक पार्ट था, जो मैंने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो बहुत एक फ्लो में आपको याद करानी थी मुझे, आई होप सो आई हैव डन इट। एंड आपको मैंने ये पीडीएफ दे रखी है, बहुत बल्कि पीडीएफ है एंड बहुत ही अच्छी पीडीएफ है ये। अब हम कुछ वाइसराय एंड उनके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वैरन हेस्टिंग, जब मैंने आपको बताया था कि डुअल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, ठीक है, तो उसको खत्म करने वाले वैरन हेस्टिंग होते हैं। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रोहिल्ला वॉर, पिट्स इंडिया एक्ट इनके अंदर आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोड एंड सिविल सर्विस, जो आज आपके यहाँ पे आईएएस आईपीएस ये सब हैं, ये इनकी देन है। फिर आपको लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखना है, जो सब्सिडरी अलायंस जब मैंने आपको बताया था। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान का देहांत हो गया था। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पे इंडियन सिविल सर्वेंट को ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, तो इसमें मैंने लगभग लगभग सबके लिख रखे हैं। और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा देता हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती किया, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया एंड चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के सामने आया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिंग या लैप्स लॉन्च किया था। और इसका मतलब क्या था कि अगर किसी को बाई ब्लड उनका बेटा नहीं होगा तो उनकी जो रियासत है वो छीन ली जाएगी और वो किसके अंदर आ जाएगी? ब्रिटिश के अंदर। और यही एक चीज होती है लक्ष्मीबाई जी के साथ, जो झांसी की रानी थी। रेलवे इन्हीं के समय पे आया, टेलीग्राफ इन्हीं के समय पे आया, पोस्टल सिस्टम एंड विडो रिमैरिज एक्ट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इनका टेन्योर। एंड लॉर्ड कैनिंग के सामने होता है रिवॉल्ट 1857 का। एंड ये लास्ट गवर्नर जनरल कंपनी रूल से थे, इसके बाद वाइसराय आने लगते हैं। तो लॉर्ड वाइसराय भी फर्स्ट
लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय भी थे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर भी थे, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी इन्हीं के सामने आया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड मायो के टाइम पे ही आपकी फर्स्ट सेंसस हुई थी। ठीक है, 1872 की, और फर्स्ट फुल फ्लेज सेंसस हुई थी आपकी 1881 में। लॉर्ड लिट्टन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका ये लॉर्ड रिपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और इन्होंने रिपील कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि किसके द्वारा लगाया गया था? लिट्टन के द्वारा। मतलब जो हम लोग अपनी भाषा में जो भी पत्रकारिता लिखते थे, उस पे बैन लगा दिया था। और आप ये याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी कि इल्बर्ट बिल में क्या था कि अब जो ब्रिटिशर्स है, अगर वो भी कोई क्राइम करते हैं तो उनके जो केसेस थे वो इंडियन जजेस सुन सकते थे। पर ऐसा स्वीकार नहीं था, तो इसलिए कंट्रोवर्सी हो जाती। तो इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी आपको याद रखनी है। फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के सामने आया था। लॉर्ड डफरिन के बारे में हमने पढ़ा ही अभी। एंड करजन के समय पे क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आता है, एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे रिफॉर्म्स आते हैं। आपको इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, लॉर्ड हर्डिंगे टू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय पे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी जाती है 1911 में, एंड जो बंगाल का पार्टीशन था उसे रद्द कर दिया जाता है। फिर इधर तो आपको इतना वाइसरायज के बारे में नहीं जानना है जितना मूवमेंट्स के बारे में जानना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज दे रखी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है एजुकेशनल कमेटी, ये हंटर कमीशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को था, और ये अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। रिलीग, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1992, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो बताइए उस समय वाइसराय कौन था? कर्जन था, याद रखना प्लीज। सैडलर कमीशन, इसमें क्या था? रिफॉर्म ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेड 12 ईयर स्कूलिंग बिफोर यूनिवर्सिटी। सैडलर कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट। हरतोंग कमिटी 1929 में बनी, और इसने इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और रिड्यूस क्यों वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। सर्जियंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 to 14, ये सर्जियंट प्लान में कहा जाता है। कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक कमेटी एंड पॉलिसीज बनी। फाउलर करेंसी कमेटी एडॉप्टेड गोल्ड एक्सचेंज, ये इतना जरूरी नहीं है, पर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये बहुत जरूरी है। हिल्टोंग यंग कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिल्टॉन यंग कमीशन। रॉयल कमीशन ऑन लेबर या व्हाइटले जो कमीशन था, आपको व्हाइटले कमीशन किससे था? लेबर कंडीशन से था। अगर ये नहीं आएगा तो आपको व्हाइटले कमीशन दे देंगे, ये किससे था बताइए। ठीक है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, जैसे ली कमेटी, ये सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स की बात करती थी। एटिसन कमीशन, ये भी सिविल सर्विस में रिफॉर्म की बात करती थी। ये देखिए, फ्रेजर पब्लिक कमीशन बनाया गया, ये जो पुलिस रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 बात की। इंडियन पुलिस कमीशन, एंड ये आपकी साइमन कमीशन 1927 में जो बना, रिव्यूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं था, तभी साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव नेम्स मैंने दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किसको क्या जाना जाता था। जैसे महात्मा गांधी जी को किस किस नाम से कहा जाता था? बाल गंगाधर का तिलक का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एक स्लाइड दे दी है, आप याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे नाम याद ही रहते हैं।
पर ये नाम एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये आपकी इंपॉर्टेंट सेइंग ऑफ पर्सनालिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। महात्मा गांधी, डू और डाई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरीके से जो भी, जय हिंद, एक प्रकार से क्विट इंडिया, तो जो ये चीजें हो सकती थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बी आर अम्बेडकर जी का एक थॉट था। एंड वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राम प्रसाद बिस्मिल अब थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक प्रकार से जो बात थी। आपके लिए मैंने एक ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें मैंने क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट सेशंस कांग्रेस के और उनके प्रेसिडेंट कौन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1885 में हम ऑलरेडी कर चुके थे, WC बनर्जी फर्स्ट INC था। ये वंदे मातरम संघ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 कलकत्ता, और उस समय यानी इसके प्रेसिडेंट थे, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नरोजी, स्वराज। 1911 कलकत्ता सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे रीयूनियन हुआ था। अब ये आपसे क्वेश्चन, आपसे जानते हो कैसे पूछा जाता है कि 1917 में फर्स्ट वुमेन जो INC के प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम एनी बेसेंट है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वुमेन एंड देन सेकंड इज फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो ये फर्स्ट वुमेन है, तो ये एनी बेसेंट है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जब आएगा तो कौन आएगा, सरोजनी नायडू जी आएंगी। ये देखिए, और गांधी जी सिर्फ एक ही बार INC के प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो भी कब बनते हैं, 1924 में बेलगाम में। एक एक ये आपका इंपॉर्टेंट है लाहौर वाला, और ये कराची का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी बनते रहते हैं। एंड देन जो आपका लास्ट है 1946 में मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी उसके रहे कब तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस या आजाद नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका पूरा कंटेंट था आज का। एंड आपकी आज क्लास मतलब यहीं तक इसमें थी चीजें, मैंने लगभग लगभग आपको हर एक चीज कवर कराई। चाहे वो ट्रीटी हो आपकी, चाहे वो मैसूर वॉर की ट्रीटी हो, चाहे वो कार्नेटिक वार की हो, चाहे वो अंग्लो मराठा वार की हो, यूरोपियन हो, उनकी पावर्स के बारे में हो, तो जो भी था मैंने आपको 2 घंटे के अंदर बेस्ट पॉसिबल रिवीजन कराने की कोशिश की। अब आपको क्या करना है एक्चुअली, कि जो ये PDF है उसको कल आपके पास पूरा